हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इन दिस वीडियो क्लास टेंथ की फिजिक्स की इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। हम लोगों ने पहले जाना था प्रकाश का परावर्तन, अब उसी में आता है प्रकाश का आपवर्तन। पहले हम जानते हैं प्रकाश के आपवर्तन की परिभाषा। तो अब प्रकाश के आपवर्तन की परिभाषा क्या होती है? प्रकाश एक किरण है। ओके, किरण है, जब किसी पर पड़ती है तो इससे क्या होती है, आसपास की जो वस्तुएं हमें दिखाई देने लगती है। ये तो होती है प्रकाश की परिभाषा। ओके, अब जो है अपवर्तन, तो जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है, क्या जाता है? प्रकाश। तो सबसे पहले ये परिभाषा में आया है पारदर्शी। पारदर्शी मीन्स होता क्या है? पारदर्शी का होता है जैसे कि ये कांच है। अब कांच ऐसा नहीं है कि इसके एक पृष्ठ पर क्या हो गई, कलई हो गई, तो ये तो बन जाएगा दर्पण पर कलई है ना, इस पृष्ठ पर कलई है, यानी दोनों तरफ क्या है, कलई नहीं है। और पारदर्शी यानी आर पार दिखने वाला कांच। पारदर्शी के नाम ही से पता चल रहा है आर पार दिखने वाला, तो यही होता है पारदर्शी। पारदर्शी यानी माध्यम दूसरा भी हो सकता है। फिर जो इसमें दूसरा आया है वो है माध्यम। तो माध्यम यानी जो पारदर्शी माध्यम, यानी जैसे ये हो गया एक माध्यम, एक और पारदर्शी है तो ये हो गया दूसरा माध्यम। ओके, तो अब माध्यम में जानेंगे। सबसे पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं प्रकाश के आपवर्तन की। तो एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अपने मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। इस परिघटना को हम प्रकाश का आपवर्तन कहते हैं। ये तो हो जाती है प्रकाश का आपवर्तन की परिभाषा। तो अब हम इसको क्या करेंगे, प्रैक्टिकली करके देखते हैं। कोई भी माध्यम बना लें आप, तो इसके लिए मैं आपको समतल करके बताता हूँ। एक समतल कांच बना लेता हूँ इस प्रकार से। ये बना लिया हमने एक, तो ये हो गया कांच का माध्यम, यानी पारदर्शी पारदर्शी कांच माध्यम। ये हो गया पारदर्शी कांच माध्यम या कांच पारदर्शी माध्यम। ओके, अब जो कांच है इसका जो सतह है, इसकी यहाँ पर एक बिंदु बनेगा। अब वो बिंदु तभी बनेगा जब प्रकाश की किरण आएगी, या प्रकाश की किरण यहाँ से आती है तो बिंदु यहाँ पर बनेगा। अगर प्रकाश की किरण यहाँ से यहाँ आती है तो यहाँ पर बनेगा। अगर प्रकाश की किरण यहाँ से यहाँ आती है तो यहाँ पर बनेगा। तो प्रकाश की किरण को हम यहाँ से लेकर आते हैं, यहाँ से प्रकाश की किरण लेकर आए तो यहाँ पर बन जाएगा बिंदु। ओके, अब यहाँ पर बिंदु बन गया है तो ये जो पृष्ठ है ये किनारा हो जाएगा। ये जो कांच है ये कांच का किनारा है, और ये किनारे से क्या करेगी, प्रकाश की किरण प्रवेश करेगी। यानी अब मैं आपको बता रहा था माध्यम के बारे में, तो इसी में होगा वो माध्यम हो जाएगा। ये कांच का जो माध्यम है वो सदन माध्यम हो जाएगा। फिर तो पहले ये क्रिया करते हैं, फिर आपको माध्यम के बारे में बताऊंगा मैं आपको। तो सबसे पहले ये प्रकाश की किरण आई यहाँ से, तो ये कौन सी किरण हो गई? आपतित किरण। आपतित किरण, ये प्रकाश की किरण आई, ये हो गई आपतित किरण। अब इसमें भी अविलंब होता है। ओके, तो इसका अविलंब बना लिया है। अब ये प्रकाश की किरण है, अब ये कांच में प्रवेश कर रही है। तो अब देखिए ना, प्रवेश कैसे करेगी। प्रकाश की किरण यहाँ से सीधी आ रही है तो यहाँ से ऐसी हो जाएगी, यानी अपने मार्ग से क्या हो रही है, विचलित हो रही है। यही परिभाषा में बताया है मैंने आपको, अपने मार्ग से क्या हो रही है, विचलित हो रही है। अब ये किरण हो जाएगी अपवर्तित किरण। ये कौन सी किरण हो जाएगी? अपवर्तित किरण। ये हो गई अपवर्तित किरण। और ये हो गया अभिलंब, यहाँ पर लिखते हैं एन। तो ये तो आपने जाना है प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार क्रिया होती है। जब प्रकाश की किरण यहाँ से आई और किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करी और वह अपने मार्ग से क्या हो गई, विचलित हो गई। यानी विचलित का मतलब जिस चाल से वह आ रही थी और वह चाल से क्या हो गई, कम हो गई। और अगर ये जो किरण है यहाँ से टकराकर यहाँ की साइड इस तरह मुड़ जाती तो ये हो जाती परावर्तित किरण। लेकिन ये जो है यहाँ से प्रवेश कर गई है, तो यानी ये जो माध्यम है ये कैसा है, पारदर्शी माध्यम है, और ये भी पारदर्शी माध्यम है।
तो ये माध्यम कौन सा कहलाएगा? वायु वाला माध्यम कहलाएगा। ये है दूसरा माध्यम जिसको हम बोलते हैं सदन माध्यम। ओके, और ये होगा कांच का। किसी एक माध्यम से, तो एक माध्यम होगा वायु वाला माध्यम। हमारे जो आसपास है 24 घंटे वायु बनी रहती है, तो वो हो जाएगा विरल माध्यम। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है और घनत्व उसका कम होता है। सदन माध्यम में प्रकाश की चाल धीमी हो जाती है और घनत्व उसका अधिक रहता है। तो ये होता है विरल और सदन। सदन मीन्स होता है, अगर सदन से विरल में जाएगी तो प्रकाश की जो चाल है, मतलब विरल में प्रकाश की चाल अधिक रहेगी और सदन में प्रकाश की चाल कम हो जाएगी। सदन यानी कांच का माध्यम, विरल यानी वायु वाला माध्यम। तो इतना आपको समझ में आया है विरल और सदन की माध्यम क्या होता है। माध्यम दो प्रकार का होता है, विरल और सदन। तो विरल और सदन क्या होता है मैंने आपको अभी बताया है। और ये होता है अविलंब। अब देखिए, जिस प्रकार से प्रकाश का आपतन होता है तो उसमें कोण बनता है, जिसे हम बोलते हैं आपतन कोण। तो यहाँ पर बनेगा आपतन कोण, जिसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। ये होता है आपतन कोण। अब यहाँ पर कौन सा कोण बढ़ेगा? यहाँ भी तो कोण बन रहा है, यहाँ पर अंदर की साइड यानी कांच के अंदर बन रहा है, सदन माध्यम में बन रहा है। कौन सा कोण बनेगा यहाँ पर? यहाँ पर आर से प्रदर्शित करेंगे इसको आई से, इसको आर से। ये तो आपतित किरण आई, तो ये तो हो गया आपतन कोण। आपतन कोण से अपवर्तित हुई यानी अपनी मार्ग से विचलित हुई, तो ये अपवर्तित किरण हो गई। तो अपवर्तित किरण से ही इसका नाम आ जाएगा अपवर्तन कोण। तो आपको परिभाषा चाहिए तो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। मैंने परिभाषाओं की फुटेज आपके लिए शेयर कर दी है, स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो। तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसते हैं अपवर्तन के नियम। तो सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन करूँगा कि जो प्रकाश का परावर्तन है उसके कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते। उसी प्रकार से इसके भी 2 नियम होते हैं। इसमें जो पहला नियम रहेगा वो ये रहेगा, जो आपतित किरण है, ये जो आपतित किरण है और यहाँ से क्या हो गई अपवर्तित किरण, यानी जो आपतित किरण और अपवर्तित किरण, और ये होगा, ये जो कौन सा बिंदु है, इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। यानी जिस पर ये बिंदु किरण आ रही है इसको बोलते हैं हम आपतन बिंदु। अपवर्तित किरण, आप अपवर्त ये हो गई आपतित किरण, ये हो गई अपवर्तित किरण। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही पृष्ठ पर होते हैं। ये जो पृष्ठ देख रहे हो तीनों एक ही पृष्ठ पर हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, ये है लंब डाला है हमने, जिसे बोलते हैं हम अभिलंब। और तीनों एक ही पृष्ठ पर होते हैं, तीनों एक ही पृष्ठ पर होते हैं। ये हैं तीनों पृष्ठ एक ही पृष्ठ पर। दूसरा नियम मैंने आपको बताया था प्रकाश के परावर्तन में कि जो आपतन कोण है वो परावर्तक कोण के बराबर होता है, लेकिन इसमें होगा जो आपतन कोण है वो अपवर्तन कोण के बराबर नहीं होगा। अर्थात हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, ये दूसरा है, पहला है आपतन कोण की ज्या और दूसरा होगा अपवर्तन कोण की ज्या। दोनों ही एक दूसरे के नियतांक होते हैं, दोनों का अनुपात नियतांक होता है। दोनों का अनुपात कैसा होता है? नियतांक होता है। अब जानते हैं अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या होता है? किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह संख्या है, यानी जो विरल माध्यम है और जो दूसरा सघन माध्यम है, इसमें जो प्रकाश की चाल रहेगी और इसमें जो प्रकाश की चाल रहेगी, प्रकाश की चाल को बताना कि जो पहला जैसे हो गया विरल माध्यम, दूसरा हो गया सघन माध्यम, इनकी चालों को बताना। यानी पहली चाल और दूसरी चाल दोनों में प्रकाश की चाल कितना गुना अधिक है, कितना गुना कम है, ये होता है अपवर्तनांक। प्रकाश की जो चाल है बैंगनी माध्यम में अधिक रहेगी और जो लाल वाला माध्यम रहेगा, यानी लाल रंग का जो माध्यम रहेगा, उसमें प्रकाश की चाल कम रहेगी। तो ये तो हो गया एक नोट्स में, जैसे कि अगर MCQ वगैरह में आ जाता है कि जो प्रकाश की चाल रहेगी वो किस माध्यम में अधिक रहेगी और किस माध्यम में कम रहेगी प्रकाश की चाल। तो उसमें ऑप्शन दिया होगा, ऑप्शन ए लाल कलर, नीला कलर या बैंगनी कलर।
अधिक होगा तो बैंगनी में लगाना है, कम होगा तो लाल में लगाना है। अब जानते हैं अपवर्तनांक के प्रकार। दो प्रकार का होता है। पहला होता है निरपेक्ष, दूसरा होता है सापेक्ष। तो निरपेक्ष क्या होता है? जब प्रकाश का अपवर्तनांक निर्वात या वायु वाला हो, यानी जो पहला माध्यम है वो वायु वाला हो, यानी विरल माध्यम हो, वायु वाला हो, या निर्वात हो बिल्कुल, जहाँ पर बिल्कुल वायु ना हो, तो पहला माध्यम वो होना चाहिए, वही होगा निरपेक्ष वाला माध्यम, यानी निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। कि जब प्रकाश का अपवर्तनांक निर्वात या वायु के माध्यम से किसी अन्य माध्यम में जाता है या होता है तो उसको हम बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष में होगा, इसका उल्टा हो जाएगा कि जब यदि पहला माध्यम वायु या निर्वात के स्थान पर कोई अन्य माध्यम हो, इसमें है पहला माध्यम इसमें हमेशा रहेगा। निरपेक्ष में एक मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ याद करने का, कि निरपेक्ष में जो है पहला माध्यम वायु या निर्वात रहेगा, इसमें पहला हमेशा रहेगा निरपेक्ष में वायु या निर्वात वाला माध्यम। सापेक्ष में रहेगा कोई अन्य माध्यम, जैसे कि कांच हुआ या जल हुआ, ये दूसरा माध्यम हो जाता है। तो इसमें क्या रहेगा कि यदि पहला माध्यम वायु और निर्वात के स्थान पर कोई अन्य माध्यम हो, जैसे कि कांच का हुआ, जल का हुआ, तो इसे हम बोलते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक। तो ये आपने जाना है सापेक्ष और निरपेक्ष। अब जो टॉपिक आता है अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध। जो अपवर्तनांक है उसका प्रकाश की चाल से क्या संबंध है? जो अपवर्तनांक है प्रकाश की चाल से क्या संबंध है? माध्यम के बारे में मैंने आपको बताया है। माध्यम के बारे में बताया है। एक होता है विरल माध्यम, दूसरा होता है सघन माध्यम। विरल माध्यम यानी वायु या निर्वात, ये होता है विरल माध्यम। सघन माध्यम क्या होता है? कांच या अन्य माध्यम। सघन माध्यम होता है कांच या अन्य माध्यम, विरल माध्यम वायु या निर्वात। जैसे कि अगर हम वायु की तुलना करेंगे तो वायु को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एयर, ये होता है वायु। कांच को क्या बोलते हैं? गिलास, इसको क्या बोलते हैं? गिलास। जैसे कि कांच का हो गया और दूसरा हो गया वायु का, इसको बोलते हैं हम नियतांक। नियतांक को किससे प्रदर्शित करते हैं? नियतांक को n से प्रदर्शित करते हैं। अब हम बात हो रही थी अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में संबंध। तो अब जैसे हमें जानना है वायु से कांच का, तो पहला होगा वायु, पहला हो गया वायु वाला माध्यम, बटे में आएगा कांच का माध्यम। यहाँ पर होगा, सबसे पहले हम जाने हैं किसके बारे में? वायु के बारे में। तो ए लिखेंगे, जैसे कि हमने बताया मैंने आपको, ए यानी ए से प्रदर्शित करते हैं एयर को। तो इसका गिलास है तो इसका हो जाएगा जी से। तो नियतांक यानी अनुपात में लिखना, तो एन यहाँ पर हो जाएगा जी बराबर में वायु बटे कांच, इस प्रकार से होता है। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो वायु की चाल है और जो कांच की जो चाल है वह हम इसमें जान सकेंगे अपवर्तनांक में। अगर हमें वायु से कांच का जानना है तो हम इस प्रकार से लिखेंगे। अगर हमें कांच से, यह है कांच और नीचे लिखेंगे वायु, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं जी एन ए बराबर में। तो इस प्रकार से होता है। तो ये संबंध हो जाएगा इनमें। तो मैंने ये परिभाषा लिखी है, जैसे कि आ जाता है क्वेश्चन कि अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल में संबंध। ये मैंने आपको समझाया है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो एक बार फिर से रिपीट करता हूँ मैं परिभाषा से। एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, यानी जो इसमें बोला है ना एक माध्यम के सापेक्ष, तो पहला माध्यम हमने वायु वाला, या पहला माध्यम मान लीजिए वायु वाला, या दूसरा ये मान लीजिए या कांच वाला। तो पहला माध्यम कोई सा भी हो सकता है। एक माध्यम के सापेक्ष यानी कांच के सापेक्ष या फिर वायु के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, यानी जो दूसरा जो माध्यम रहेगा उसका अपवर्तनांक।
इसमें दूसरा माध्यम हो जाएगा वायु का। जैसे आप कांच का सापेक्ष देखोगे, आप पहला जो इसके देखोगे, पहला एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक उन माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है, यानी प्रकाश की जो चाल है उसके बराबर होता है। तो जैसे कि माध्यम में अब जो प्रकाश की चाल वायु वाले माध्यम में, इसके बटे में लिखेंगे वही लाइन प्रकाश की चाल किसमें, कांच माध्यम में, वही लाइन हो जाएगी प्रकाश की चाल वायु वाले माध्यम में, फिर आएगा बटे में प्रकाश की चाल कांच वाले माध्यम में। अनुपात बोला है यानी नियतांक, जिसको बोलते हैं हम बटे में लिखते हैं ए। हमने शुरू में यहाँ पर लिखा है ए यानी एयर यानी वायु का, एन यानी नियतांक, जी यानी वायु का नियतांक जी में कितना है। जैसे किस में है 20, किस में है वायु वाले में, और कांच के माध्यम में कितनी है 10 है। तो यही तो बताता है अपवर्तनांक। तो ये तो मैंने आपको उदाहरण बताया है, आपको केवल क्या नोट करना है, ये नोट कर लेना है और ये उदाहरण में आपको इस प्रकार से लिख देना है और ये आपको परिभाषा लिख देनी है। ये हो जाएगा अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल में संबंध। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें हम गोलीय लेंस पढ़ेंगे। पहले हमने गोलीय दर्पण पढ़ा था। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।